प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो बेटा प्रोटीन्स के, उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम एक डिफरेंस कर लेंगे। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें जो अल्फा हेलिक्स और जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, तो उनको हम डिफरेंस की फॉर्म में मैं यहाँ लिख देती हूँ। और प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो बेसिकली क्या होता है, वो सबसे एक तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन का, कि देखो प्रोटीन बेसिकली किससे मिलकर बनती हैं, अमीनो एसिड्स से। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलती हैं बेटा, तो उनका कितनी अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को बना रही हैं, कौन कौन सी अमीनो एसिड्स उसमें हैं और किस सीक्वेंस में हैं। तो जब तुम्हें खाली डिफरेंस लिखना है ना, तो बेटा जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर का, जो ऊपर है, द स्ट्रक्चर विच टेल्स अबाउट द नंबर, टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बेटा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस यहां तक लिखो, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में वो पूछ रहा है ना, तो सिर्फ तुम खाली इतना लिख दो। वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है फर्दर आगे कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन केस कभी उस पर आ जाए क्वेश्चन, तो वो एक उसका एक तरीके से एग्जाम्पल है। बाकी अगर वो खाली तुमसे प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस पूछ रहा है तो निशान लगा लो बेशक नोट्स में, और इसको बेशक इतना ही कर दो। ठीक है, कि द स्ट्रक्चर विच टेल्स अबाउट द नंबर, टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड इट्स मेनली डिसाइड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हें बस यहां तक लिखना है। इसका ये जो बना हुआ है बेशक उसको भी तुम मत बनाओ, क्योंकि उसमें जस्ट वो सीक्वेंस दिखा रखी है कि देखो जो हमारा एक प्रोटीन होता है उसमें देखो अमीनो एसिड जो बेसिकली होता है, तो उसमें देखो एक हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना बेटा। ठीक है, तो अब हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको ऐसे करके लगाऊं तो एक तो हमारा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक उसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, एक H होता है और एक कोई भी R होता है। ठीक है ना, तो जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ती है तो वो किस तरीके से जुड़ती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊं कि देखो ये इसका हमारा है अगर COOH, और ये इधर है इसका अगर NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं R बनाऊं और ये H बनाऊं, तो बेसिकली अपने इन ग्रुप्स के थ्रू वो एक दूसरे से कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा यहाँ पर आया, जैसे दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया कि ये दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप है, अब ये इसका R, ये इसका H और ये इसका COOH। अब ये OH और H आपस में मिलकर देखो बेटा यहाँ वाटर लॉस करेंगे और आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे, इसका CO इसके NH से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो जब इसका COH इसके NH से जुड़ा तो देखो ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बनी और दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ गए। तो जब दो आपस में मिले तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डाइपेप्टाइड, कि ये दो मिलकर आपस में मिल गए। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनी, ये जो CONH बॉन्ड बनी, इसी को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या इसी को ही हम अमाइड लिंकेज कहते हैं, कि अमाइड ग्रुप बन रहा है ना CONH ग्रुप, तो इसी को ही अमाइड लिंकेज कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। अब तीसरा जुड़ जाएगा कि भाई ये इधर देखो इस तरीके से कि किसी और के NH के साथ जुड़ गया, ये आगे किसी और CO के साथ जुड़ गया, तो आपस में जुड़ती चली जाएंगी। तो बहुत सारी अमीनो एसिड जब जुड़ जाती हैं तो दैट बिकम अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 न्यू से ज्यादा होता है, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब तुम देखो जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो एक इधर के एंड वाले का COH ग्रुप खाली रहेगा, भाई कोई भी जो लास्ट में उधर बचेगा, एक का तो COH ग्रुप फ्री होगा और एक तरफ का NH2 ग्रुप फ्री होगा। तो जिस एंड पर COH ग्रुप फ्री होगा उसको हम C टर्मिनल एंड कहते हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड को, और जिसका NH2 ग्रुप फ्री रहेगा उसको हम N टर्मिनल एंड कहते हैं। तो ऐसे हर पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंड तो N टर्मिनल कहलाता है और एक एंड उसका C टर्मिनल कहलाता है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो बस जब अगर तुम्हें लिखना है तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिखना बस इतना है, ये तो मैंने ऐसे पहले का समझाया। ठीक है, कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस, नंबर और टाइप्स को जो स्ट्रक्चर बताता है और जिसके ऊपर पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है, दैट इज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। किस लिए है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि तुम इसको एक सिंपल एग्जांपल समझो कि देखो कई लोगों में ना एक ऐसी बीमारी हो जाती है
जिससे कि क्या है कि उसको बेसिकली उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, उससे बीमारी का नाम क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल हम कहते हैं हसिया को, हसिया समझते हैं जैसे दराती जैसा, कि जो नॉर्मल हमारा आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है, वो ऐसे स्फेरिकल होता है, गोल। पर जिन लोगों को ये बीमारी होती है, और ये एक तरीके से जेनेटिक है, कि जब वो बच्चा बन रहा होता है और उसका जब हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, उस हीमोग्लोबिन में 564 अमीनो एसिड्स होती हैं हमारी, जो हमारा एक हीमोग्लोबिन होता है दैट इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। अब उन अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस में एक छोटी सी मिस्टेक हुई बस। देखो बेटा, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, कि ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन ये जो दो अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में हल्का सा फर्क होता है। बस ग्लूटामिक एसिड में एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, हल्का सा फर्क होता है, बाकी एक जैसे होते हैं ये। अब उस हल्के से फर्क से क्या हो जाता है, कई बार क्या है कि देखो भाई, शरीर भी हमारा क्या है, हो गई उससे गलती। जब ऑर्डर बन रहे थे, मैसेज आ रहे थे, मैसेज में हो गई एक छोटी सी मिस्टेक कि ग्लूटामिक एसिड की जगह गलती से वेलाइन लगा दिया। तो अगर जिन पर्सन्स के हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन पिचक जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसे फूल मतलब भरा सा रहता है, तो आरबीसी हमारी फूली स्फेरिकल रहती है। अब जिनका ऐसे पिचक जाता है हीमोग्लोबिन, उनका आरबीसी भी ऐसे पिचका हुआ सा रहता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन पिचका पड़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसे हंसिए जैसी सी शेप आती है, दराती की ऊपर की शेप ना, तो ऐसे आरबीसी सेल वाले पर्सन्स में क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरीके से डिफेक्टिव है। तो इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के कारण अब उनमें क्या है, खून की कमी रहेगी। हमारे अंदर जब हम खाते पीते नहीं अच्छी तरह से, आयरन का इंटेक अच्छा नहीं होता, तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा हेल्दी नहीं होता, तो हम जल्दी थक जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ही करता है। हम कितनी ऑक्सीजन ले लें, पर हीमोग्लोबिन जब पहुंचाएगा ही नहीं, तो हमारे सेल्स को मिलेगी नहीं वो, तो हमारी सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। ठीक है बेटा? तो अगर हीमोग्लोबिन डाइट की कमी की वजह से हमारा अच्छा नहीं है, और हमें सांस फूल रहा है, हमें थकान हो रही है, वो नॉर्मल एनीमिया है। हम कहते हैं दिस पर्सन इज एनेमिक, कि जब हम अपना HB टेस्ट कराते हैं तो हमारा ऐसे 12 से ऊपर होना चाहिए लगभग, जो फीमेल्स होती हैं, कईयों का 6, 7, और एक तुम मानोगे नहीं, रुखसार एक लड़की थी, जब हमने वो NCSC करा था, उसका सिर्फ 4 था, 4.5 के आसपास था, तभी तो यूं ही बेहोश हो जाती थी 2 मिनट में। तो वो खाने की कमी की वजह से वहां HB कम है, तो वो नॉर्मल एनीमिया बीमारी है। पर अगर ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण सिर्फ अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस चेंज हुई 564 में से, तो उस वजह से अगर हीमोग्लोबिन हमारा शेप अप का बन गया, अब जो हीमोग्लोबिन की कमी है उसमें वो खा पी कितना ले, नहीं दूर होगी। ठीक है? ऐसे एनीमिया को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर के बहुत ही छोटे से डिसऑर्डर की वजह से पैदा हो गई, और लाइफ उसकी हेल है। ऐसा बंदा ज्यादा टाइम तक जी ही नहीं सकता। अगर उसके सारे के सारे आरबीसी अगर सिकल सेल के है ना, तो वो 5, 6, 7, 8, इवन जब उसकी पीरियड स्टार्ट होंगे, अगर वो लड़की है, तो उसकी डेथ होनी ही होनी है, फिर वो नहीं बचेगा बच्चा, अगर उसके सारे आरबीसी सिकल सेल के हैं। बट कई बार क्या होता है, हाइब्रिड होते हैं, कि आधे तो नॉर्मल होते हैं और आधे उसके सिकल सेल के होते हैं, तो ऐसा पर्सन अलाइव कर जाता है, पर वो कभी भी ज्यादा ऐसे थकान वाले, दौड़ने भागने वाले, जिसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, ऐसे काम वो बंदा नहीं कर सकता। तो एक छोटी सी एक देखो बीमारी रही, तो इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में थोड़ी कमी आ जाए तो कोई इतना पता नहीं लगेगा, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर गड़बड़ हो गई तो दैट इज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसका वो मेन स्ट्रक्चर है। सारी मतलब प्रोटीन की एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है? तो ये जस्ट इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिखा था, तो वो तुम्हारी अपनी एक नॉलेज के लिए है। आ भी जाए तो तुम उसको बता सकोगे कि भाई सिकल सेल एनीमिया प्राइमरी स्ट्रक्चर के डिफेक्ट के कारण पैदा होता है ये बीमारी। ठीक है ना बेटा? ऑप्शनल में आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए। अगर खाली तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस लिखना है तो तुम खाली इतना लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर को। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आए, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारी बन जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कैसे अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी आपस की म्यूचुअल अरेंजमेंट्स को हम स्टडी करते हैं अंडर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कैसा है वो तो पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, पॉलीपेप्टाइड चेन्स खुद कैसे अरेंज हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेटा ऐसी होती हैं जिसमें R जो ग्रुप है, अगर उसका साइज है बहुत बड़ा बड़ा, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बना लेती है।
ठीक है। पर वो एक अकेली कैसे प्रेजेंट होती है बेटा, वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो अब हम उसको बेटा अगर ऐसे डिफरेंस की मैनर में करें तो यहां पर हम करेंगे, ये है हमारा अल्फा हेलिक्स। तो मैं मेन 2-3 डिफरेंस लिख देती हूं, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो यहां पर क्या होता है, आर ग्रुप्स आर ऑफ लार्जर साइज। यहां पर आर ग्रुप का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इस तरीके से देखो, यहाँ छोटा सा ऐसे ड्रॉ करूं तो इस तरीके से देखो ये आपस में ऐसे हेलिकल, ऐसे देखिए घुमावदार सीढ़ी ऐसे चली ऐसे हेलिक्स बनता है राइट हैंडेड डायरेक्शन में, कि जैसे घड़ी चल रही है ऐसे हेलिक्स ने घूमना शुरू किया तो ऐसे घूम रहा है। तो इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। तो ऐसे अरेंज होने में क्या हो रहा है, जो बाहर वाले जगह बची, जैसे आर ग्रुप यहाँ आ गया, आर ग्रुप इधर आ गया, बाहर की तरफ निकले रहते हैं ताकि वो ऐसे स्ट्रक्चर हमारा एक स्टेबल बना रहे, स्टैटिक हिंड्रेंस पैदा ना हो आपस में ही उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर आर ग्रुप का साइज बड़ा होता है। अब अगर आर ग्रुप का साइज छोटा होगा तो ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे आर हैं आपस में बीच में एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ होती हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसलिए एक शीट बन जाती है, ऐसी चादर सी बन जाएगी, बहुत सारी एक साथ होंगी तो इसलिए इसको बीटा प्लीटेड इसलिए कहते हैं। जैसे पर्दा जब लहराता है तो ऐसे फोल्ड्स आते हैं ना उसमें, तो ऐसे ही इसमें फोल्ड्स आते हैं, इसलिए इसको हम प्लीटेड कहते हैं। अब ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को अल्फा कह दिया, एक को हमने बीटा कह दिया, और यहाँ शीट बन रही है इसलिए हम शीट लगाते हैं। यहाँ हेलिकल पैटर्न है इसलिए इसको हम हेलिक्स कह देते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आर ग्रुप का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो आर ग्रुप्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, ऐसे छोटा सा डिफरेंस बना लेंगे, डिफरेंस भी बन जाएगा, इजीली तुम्हें लर्न भी हो जाएगा। ये शायद मैंने वीडियो में तो बोल रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें, अच्छा ये 1 ही है हमारा, इसको मिटाना भारी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, हाँ वो नीचे एकदम आ गया, डिफरेंस लिखी थी ना, इधर कोने में आना पड़ा, कोई नहीं। तो अब सेकंड, अब हमारा इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमारी एक तरीके से क्या होती है कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, और यहाँ पर क्या है, कई सारी हो जाएंगी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, और यहाँ पर क्या है, मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, या मोर देन 1 लिख सकते हो, ऐसे छोटा छोटा लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जैसे यहाँ देखो जो आर ग्रुप था और इधर का जो सीओ ग्रुप होगा और इधर का कोई एनएच ग्रुप होगा, ठीक है। तो जैसे इधर का सीओ ग्रुप यहाँ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, इधर का एनएच ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो आपस में यहाँ पर देखो क्या बना लेंगे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, इसका सीओ और इसका एनएच। अब ये ऐसे आता है कि जैसे एक अमीनो एसिड मान लो यहाँ थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, हर एक चौथी अमीनो एसिड का एनएच या सीओ ग्रुप अपने से पहले अमीनो एसिड के सीओ या एनएच ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसे हर पहला चौथे के साथ, फिर दूसरा पांचवें के साथ। तो हर एक जो पहला है अपने से चौथे अमीनो एसिड के सीओ या एनएच ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो विद इन द चेन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसलिए यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब विद इन द चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, कि यहाँ ये हो जाती है, या इस प्रेजेंट लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या था हमारा, मैंने उसको मिटा दिया है, बट एक चेन का सीओ ग्रुप दूसरी चेन के एनएच के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग चेन्स के बीच में बनेगी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट फॉर्म, ठीक है बेटा। तो हियर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हिग्स बोसन। ठीक है, तो ये इनमें ऐसे मेन डिफरेंस होते हैं। और इसमें बेसिकली इसकी मैं एग्जांपल्स को और थोड़ा देखना चाह रही थी। हाँ देखो, जैसे आप तुम एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि ये हमारा होता है फोर्थ डिफरेंस करके या एग्जांपल करके लिख दो। जैसे कि अल्फा केराटिन हमारी जो होती है ना, बालों में नेल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके भी हम एग्जांपल्स को देखें तो इसमें जैसे फाइब्रोन है हमारा, और एक हमारा केराटिन भी हमारी कई टाइप की होती है, तो एक हमारी बीटा केराटिन भी होती है जिसमें ये होता है। तो हम यहाँ फाइब्रोन लिख सकते हैं। जो सिल्क वॉर्म जो होता है ना, तुम्हें पता है सिल्क बनाने का कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, तो सिल्क के अंदर ही एक प्रोटीन होती है दैट इज फाइब्रोन, जो उसमें ऐसे फाइबर का लुक देती है। ठीक है, तो फाइब्रोन के अंदर हमारा तुम देख सकते हो कपड़ा भी चादर जैसा सही होता है ना, तो जो कपड़े में प्रोटीन पाई जाती है उसमें ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा हमारा, तो फाइब्रियन। ठीक है, तो फाइब्रियन करके हम लिख सकते हैं। आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीड को तुम ऐसे करके डिफरेंस के मैनर में लिख लो बस। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब इसी में एक और भी है, एक बार पेपर में आया था बेटा, सिर्फ एक बार आया था, तो इसलिए मैंने उस पेज को ही चेंज किया था। ऐसे आया था पेपर में एक बार कि व्हाट इज 3.613 हेलिक्स। ये देखो मैंने ब्रैकेट में करके मतलब पैरा चेंज करके लिखा हुआ है, व्हाट इज 3.613 हेलिक्स। ये पेपर में आया हुआ था एक बार। तो ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा क्या होता है बेटा कि जब हमारा ये वाला जो हेलिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसमें यहां मान लो CO जो ग्रुप था और यहां पर हमारा जो NH ग्रुप था, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बंधी, ठीक है, अब देखो यहां से शुरू करते हुए अगर मैं यहां से लेकर और पूरे इस H तक पहुंचू, मतलब एक चेन, एक देखो एक समझ सकते हो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो एक रिंग बनती है अल्फा हेलिक्स में, जो जगह जगह रिंग्स बनती हैं, वो सारी रिंग्स 13 मेंबर्स की होती हैं। काउंट करूं तो भाई रिंग बनाने वाले जो मेंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके हम गिनेंगे सारे, ठीक है। तो 13 मेंबर की रिंग होती है, उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब 3 अमीनो एसिड तो पूरी पूरी आ रही होती हैं और 0.6 हिस्सा चौथी अमीनो एसिड का आ रहा होता है, मतलब 60% उसका चौथी अमीनो एसिड का हिस्सा आ रहा होता है। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में जो रिंग्स की फॉर्मेशन होती है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज मेड अप ऑफ 13 मेंबर्स एंड कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 3.613 हेलिक्स। ठीक है, तो इसलिए वो मैंने अलग करके इसमें लिख दिया था। अरे बेटा बात समझ में? तो ये तुम्हारा इसका अल्फा और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर था। ठीक है, और जब अमीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अरेंज हो गई, अब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ओवरऑल लुक कैसा दे रही हैं प्रोटीन का, धागे धागे सी जैसे दिख रही है कि खट्टी खट्टी सी दिख रही है, तो उस बेसिस पर इसका होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर धागे धागे से इकट्ठे होकर सारी दिख रही होती हैं तो दैट इज फाइब्रस प्रोटीन, और अगर ग्लोब्यूल बना लिया, ऐसे एक स्फीरोडियल स्ट्रक्चर बना लिया गोलाकार सा, सब आपस में ऐसे इकट्ठे गुजर मुचर होके बैठी हैं, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, जब इकट्ठी होती है तो इस तरीके से इकट्ठी होती है कि उनके पोलर पार्ट्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, इसलिए वो वाटर सोल्यूबल होती हैं। और फाइब्रस में क्या होता है कि आप आपस में उनके पोलर पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वो वाटर में कैसी होती हैं फाइब्रस प्रोटीन, इनसोल्यूबल होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये उनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और कई बार क्या होता है कि ओवरऑल प्रोटीन का जो लुक हमारा चाहे फाइब्रस है चाहे ग्लोबुलर है, तो उसमें भी हमें जगह जगह ऐसे हिस्से से नजर आते हैं। तो अगर एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर भी अलग अलग हिस्से नजर आ रहे हैं, तो वो हिस्से आपस में कैसे अरेंज है, दैट इज इट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि कुछ प्रोटीन्स का होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में 4 ऐसे स्फीरोडियल स्ट्रक्चर्स आपस में टेट्राहेड्रल मैनर में आयरन के अराउंड अरेंज होते हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है बेटा हीमोग्लोबिन आयरन का, इसलिए वो रेड कलर का भी होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशंस। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम उस चीज को इससे भी यहाँ समझ सकते हैं। तो आ रही बेटा बात समझ में, वो उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम किसी सोल्यूबल प्रोटीन को, सोल्यूबल प्रोटीन हमेशा कौन सी होगी, ग्लोबुलर के फाइब्रस? सोल्यूबल प्रोटीन ग्लोबुलर। ठीक है, ग्लोबुलर हमारी सोल्यूबल प्रोटीन होती है, क्योंकि उसमें पोलर पार्ट्स बाहर की तरफ, जो बॉल जैसी सी है, जो गोल गोल सी है, वो हमारी पानी में घुल जाएंगे, जैसे हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, जो हमारा
उसमें होता है, एग में होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्लोबुलर प्रोटीन को हीट कर दें या उसमें एसिड डाल दें या उसमें एल्कली डाल दें तो वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा। जैसे कि ऑमलेट का बनना, जैसे कि पनीर का बनना, एग्जाम्पल्स में इनके बेटा जरूर जरूर याद रखना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस और ग्लोबुलर पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फाइब्रस में जैसे केराटिन और मायोसिन होता है और इसमें ग्लोबुलर में हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।